स्मॉल इंटेस्टीन। स्मॉल इंटेस्टीन आ गई। नाउ स्मॉल इंटेस्टीन को समझने के लिए पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जिसमें मैं लिवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टीन सारी चीजों को मिला के जिक्र करने लगा हूं कि कौन सी चीज का किस तरह से क्या ताल्लुक होता है। अब देखो हमारे पास जो है वो, हमारे पास क्या होता है कि अगर हम पॉइंट्स लिखना शुरू करें तो हम कहेंगे कि स्मॉल इंटेस्टीन में दो काम होते हैं, एब्जॉर्प्शन भी होती है फूड की, एब्जॉर्प्शन भी होती है, प्लस फूड की डाइजेशन भी होती है। थोड़ी बहुत डाइजेशन भी होगी और अब फूड जो डाइजेस्ट जो ब्रेक डाउन हो रहा है, नाउ इट्स गोना गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड, बाय द बॉडी, ताकि वो उसको मिल सके। स्मॉल इंटेस्टीन के तीन पार्ट्स होते हैं, थ्री पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन, थ्री पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन। स्मॉल इंटेस्टीन के थ्री पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? हमारे पास सबसे पहला पार्ट होता है इसको हम डियोडिनम कहते हैं, हमारे पास दूसरा पार्ट होता है इसको हम जिजिनम कहते हैं, और हमारे पास तीसरा पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं इलियम का। ये तीन पार्ट्स हमारे पास मौजूद होते हैं स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर, यानी इसके तीन हिस्से हैं स्मॉल इंटेस्टीन के, एक थोड़ा बड़ा, एक उससे छोटा, एंड देन एक उससे छोटा, यानी या लेंथ वाइज आप जैसे भी उसके हिसाब से बात कर लो। अब देखो अगर हम उसके जो अगर नंबर्स देखें ना कि कौन सा कितना बड़ा होता है और किसकी क्या मामला होते हैं, तो डियोडिनम इज सेड टू बी 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। अगर हम जिजिनम की बात करें तो ये 2.8 मीटर लॉन्ग होता है, और हम इलियम की बात करें तो ये 3.8 to 4 मीटर लॉन्ग होता है। 4 मीटर का मतलब पता है क्या? फिट में अगर नापना आता है आपको, तो मिसाल के तौर पर मेरी हाइट लेट सपोज 6 फीट के आसपास कहीं है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 3.3 फीट, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर जिजिनम 2.8 मीटर, लेट सपोज मैं इसको राउंड ऑफ करके 3 मीटर लगा देता हूं, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा विद 3.3, तो ये बनेगा मेरे पास 3 3 9 फीट समथिंग। और इसके साथ अगर मैं आपके पास यहाँ 3 मीटर और ऐड कर लूं तो टोटल मेरे पास ये हो गया 6 मीटर, और 3.3 से मल्टीप्लाई करूं 67 की 18 फिट के आसपास मेरी पूरी इंटेस्टीन है, जिसमें कुछ सेंटीमीटर्स भी ऐड कर लूं थोड़े मोड़े, तो 18.5 या 19 मीटर के करीब, 19 फीट के करीब मेरी पूरी आंतें बन जाती हैं, यानी इंटेस्टीन बन जाती है। और इंटेस्टीन मौजूद कितने पोर्शन के अंदर है? ये जो डायफ्राम आपके पास आता है, डायफ्राम के बाद नीचे पेल्विस आता है, अगर मैं अपने हाथ को मैं आपको बताऊं तो देखो इतना सा पोर्शन है खाली, इतना सा पोर्शन है खाली, ये इतने सा पोर्शन है ऊपर से लेके नीचे तक जिसके अंदर मेरी इंटेस्टीन रखी हुई है, इंटेस्टीन रखी हुई है। तो वो इतने कॉइल 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 होके एक दूसरे के अंदर रखी हुई होती ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस बढ़े और ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। अब देखो ना, एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ डिफरेंस समझाने के लिए कि हमारी इतनी लंबी आंतों की क्या जरूरत है हमें, तो इतनी लंबी आंतों का फायदा क्या है? देखो मिसाल के तौर पे हमारे पास ये आया ईसोफेगस, ये हमारा स्टमक आया, ठीक है, उसके बाद हमारी इतनी सी आते आई और कहानी खत्म हो गई, ठीक है, इतनी सी आते आ गई। दूसरी तरफ अगर हम डायग्राम देखें तो उस डायग्राम में क्या होगा कि ईसोफेगस आएगा, स्टमक आएगा, अब अगर आप फर्क देखो तो आप बोलोगे कि सर इतनी बड़ी कॉइल्ड जगह की क्या जरूरत है? तो कॉइल्ड जगह का फायदा है, फायदा ये है कि जब आप फूड इनटेक करते हो तो स्मॉल इंटेस्टीन का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन भी और डाइजेशन भी। स्टमक में भी अच्छी तरीके से चीजें डाइजेस्ट पूरी तरीके से नहीं हुई, और दूसरी बात यह है कि आपके पास जब स्मॉल इंटेस्टीन छोटी सी है तो एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी, डाइजेशन भी पूरी नहीं होगी, एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। अब जगह हमारे पास तंग है तो क्या करें? इंटेस्टीन का साइज बढ़ा दें और उसको रैप करके इसी छोटी सी जगह के अंदर रख दें ताकि डाइजेशन भी मुकम्मल हो सके और एब्जॉर्प्शन भी मुकम्मल हो सके। तो वो इतनी बड़ी सी जो आपके पास आंतें थी, इंटेस्टीन थी, उसको हमने सुकेड़ के फोल्ड करके एक छोटी सी जगह पे बंद करके रख दिया ताकि हमारे पास डाइजेशन भी बढ़ सके और एब्जॉर्प्शन भी बढ़ सके। तो ये स्मॉल इंटेस्टीन का काम है। स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर जो मैं तीसरा पॉइंट लिखने जा रहा हूं वो ये है कि स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर आपके पास प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट
एंड फैट्स सब के सब डाइजेस्ट भी हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाती है और एब्जॉर्प्शन हो जाती है इनकी। चौथी चीज ये है कि इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन वी हैव स्ट्रक्चर्स नोन एज विलाई। विलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं दैट एब्जॉर्ब फूड, जो कि फूड को एब्जॉर्ब करती है। अब हम अपने इंटेस्टाइन को लेना और उसको बीच में से काटें, तो इंटेस्टाइन के अंदर की वॉल्स कुछ इस तरह की होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं उसमें, ये आपके पास कहलाते हैं विलाय, ये कहलाते हैं विलाय, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्यों है ये इसलिए ताकि डीप पेनिट्रेशन हो सके, खाना इसमें से गुजरे, सरफेस एरिया बढ़ जाए। अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये टिश्यू पेपर है, ठीक हो गया, आई हैव दिस टिश्यू पेपर, मेरे पास ये टिश्यू पेपर है। अब मैं ये चाहता हूं कि इस टिश्यू पेपर को मैं जो है वो रैप कर सकूं किसी छोटी सी जगह के अंदर, ठीक है। अब मसला ये है कि अगर मैं टिश्यू पेपर को रैप करना चाहूंगा एक सी छोटी सी जगह के अंदर, मिसाल के तौर पे इसके ढक्कन के अंदर मैं रैप करना चाह रहा हूं, मिसाल के तौर पे एक छोटा सा ढक्कन है और मैं इस छोटे से ढक्कन के अंदर इतने बड़े पेपर को रैप करना चाह रहा हूं, तो मैं कैसे रैप करूंगा? मैं कहूंगा कि मैं इसको इसके अंदर रखना शुरू कर देता हूं, फंसाना शुरू कर देता हूं। आई हैव टू फोल्ड दिस अप ताकि ये इस छोटी सी जगह के अंदर आके बैठ जाए, सुकून से घुस जाए हर तरीके से। अब देखो ये इतना सा हो गया आपके पास घुसने के बाद, जो इतना बड़ा पेपर था। क्यों मैंने इतने बड़े पेपर को इतनी छोटी जगह में घुसाया? क्योंकि मेरे पास जो पेपर था, ये जो टिश्यू पेपर है, इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है और मैं इसको छोटी सी जगह पे सुकेड़ के अंदर लेके आना चाहता हूं। तो उसके लिए मैंने क्या काम किया? उसके लिए मैंने इसका सरफेस एरिया बड़ा था, इसको अंदर घुसाने के लिए मैंने इसको फोल्ड कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की लेयरिंग होती है उसका सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा होता है और वो छोटी सी जगह बंद करने के लिए फोल्ड होके रखी जाती है ताकि उसके अंदर जगह कुछ ना कुछ सेटिंग अच्छी से बन सके। फॉर दैट उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जनरेट होती है, जिसको हम विलाय कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है सरफेस एरिया बड़ा करने का फायदा क्या है? सरफेस एरिया बड़ा करने का फायदा यह है कि मेरे पास इस पूरी बड़ी जगह के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट हो पाएगा फूड का विद द न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके और उसके साथ जब वो उसका कांटेक्ट होगा, वो एक्सपीरियंस करेगा, उसको एक्सपोज होगा, तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा से ज्यादा आपके पास हो पाएगी। तो ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया से हमारे पास ज्यादा एब्जॉर्प्शन होने का फायदा होता है। लेकिन ज्यादा सरफेस एरिया बड़ा रखेंगे तो उसके लिए हाथों का डायमीटर ही बड़ा रखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा है, तो जो पूरी सरफेस एरिया अंदर वाली वो सिकेड़ के अंदर की तरफ आई हुई है ताकि आपके पास जो है वो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा से ज्यादा हो सके और जगह भी ज्यादा ना घेर सके। ना हम डायग्राम के जरिए तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये चीजें किस तरह से चल रही होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपके सामने बनाता हूँ कि ये आपका स्टमक आ गया, स्टमक का पाइलोरिक रीजन है, पाइलोरिक रीजन के बाद आपके पास इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो मूव करके नीचे की तरफ जा रही है लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। तो यहाँ पर आपके पास पूरे पोर्शन के अंदर क्या मामला होता है कि फॉर एग्जांपल इस तरह से लगा हुआ है, तो वी हैव अ लिवर, हमारे पास लिवर भी लगा हुआ है। अब लिवर की बात करेंगे साथ साथ कि लिवर क्या है, किस तरह से काम करता है, इसको कैसे हम लोग देखेंगे। ये फॉर एग्जांपल आपका लिवर आ गया, ठीक हो गया, दिस इज द लिवर। लिवर से हमारे पास निकलती हैं दो डक्ट्स इस तरह से निकलती हैं, मर्ज होती हैं, एंड देन दे बिकम अ पार्ट ऑफ, यहां से आपके पास ये आ जाता है आपका गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर के बाद ये आगे आती हैं और यहां पर बिल्कुल मर्ज होने के साथ ही साथ आपके पास मौजूद होता है हमारा पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज लगा हुआ है। ये इसकी डक्ट आती है, इसकी डक्ट आती है और ये दोनों मर्ज हो जाती हैं, यहां पर आ जाती हैं। तो अब जो मटेरियल यहां से निकलेगा वो आपके पास, ये फॉर एग्जांपल एक गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर है। तो अब आप यहां देखो कि दिस इज द गॉल ब्लैडर, ये आपके पास है पैनक्रियाज, ठीक हो गया। पैनक्रियाज से कुछ पैनक्रियाटिक जूस नीचे आता है, लिवर से बाइल जूस नीचे आता है, बाइल आके यहां पर स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए गॉल ब्लैडर में, और उसके बाद वो फिर यहां से निकल के हमारे इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो फूड जो पीछे से मूव करता हुआ आ रहा है, उस फूड के ऊपर क्या चीज आके लगती है,
उस फूड के ऊपर पेनक्रियास का जूस और साथ ही साथ बाइल फ्रॉम लिवर आके एक्ट करता है, तो ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है लिवर का, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की, सारी चीजों की ब्रेकडाउन हो जाती है। और एक दफा जब आपके पास ब्रेकडाउन हो जाती है तो आपके पास क्या होता है कि इस इंटेस्टाइन के अंदर जो अभी हमने देखा कि वो जो विलाय बने हुए थे, इस तरह से करके विलाय बने हुए थे, हर एक विलस आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा करके उसके ऊपर भी छोटे छोटे करके ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं, माइक्रोविलाय इसको हम कहते हैं। ठीक हो गया। और इसके बीच में एक अदद लिम्फेटिक सिस्टम की एक ट्यूब जा रही होती है, इसको हम लैक्टियल कहते हैं। लैक्टियल। और यहां से आपके पास वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज निकल रही होती हैं, वेन, कैपिलरीज और आर्टरीज निकल रही होती हैं, और दूसरी तरफ से ये वेन बनके ये इस तरह से काम चल रहा होता है। तो जो फूड इससे कांटेक्ट में आता है वो फूड ब्लड के जरिए एब्जॉर्ब होके आगे चले आता है हमारे लिवर वगैरह के पास, जहां पर उसकी एसिमिलेशन होती है कि अगर मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन यानी अमीनो एसिड्स हैं तो वो जुड़ते हैं, प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरीके से अगर आपके पास मोनोसेक्राइड्स है तो वो जुड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनता है। फिर आपके पास फैटी एसिड, ग्लिसरॉल होते हैं तो वो जुड़ते हैं, लिपिड बनता है। तो ये सारी एब्जॉर्प्शन, इस तरह के मामला आपके पास चल रहे होते हैं सेल के अंदर, और ये चीज़ कंटिन्यूड रहती है, कंटिन्यू होती रहती है, और फूड एब्जॉर्ब होता है और आगे पास ऑन होता चला जाता है। तो ये काम हमारे स्मॉल इंटेस्टीन का होता है। अब स्मॉल इंटेस्टीन के बाद जब हम आखिरी बात कर लेते हैं, वो आ जाती है आपकी लार्ज इंटेस्टीन की बात, कि लार्ज इंटेस्टीन क्या काम करता है। तो भाई देखो, ये जब सारी चीजें फूड वगैरह एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट होता है, तो मूव करके आता है लार्ज इंटेस्टीन के पास। लार्ज इंटेस्टीन का क्या काम होता है जरा वो भी देख लेते हैं।